मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। इससे पहले की कक्षा में हमने महान्यायवादी के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हम अविश्वास प्रस्ताव, केंद्र का मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वे वीडियो नहीं देखे हैं वे हमारी प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के नाम से प्ले लिस्ट है हमारी, वहां से सारे वीडियो देख लें। मेरा दावा है कि राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में आपको फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, संसद के बारे में पढ़ते हैं, संसद देखते हैं। संसद केंद्र दिल्ली में है। एक नई संसद भवन बनी है, पहला पुराना संसद भवन था जो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ था, वही संसद की बात हम कर रहे हैं। संसद है संघ की विधायिका। विधायिका मतलब जहां कानून बनते हैं, वो जगह है जहां पर कानून बनते हैं, जहां पर संसद के सदस्य आकर के बैठते हैं, वही विधायिका है। विधायिका का काम कानून बनाना है। अब संसद क्या है? संसद के दो सदन हैं। सवाल आ गया संसद के कितने सदन हैं? तो दो सदन हैं। और वही संसद के अगर अंग पूछ ले तो संसद के अंग 3 हैं। जब हम सदन की बात कर रहे हैं तो सदन है राज्यसभा और लोकसभा। टीवी पर सभी ने देखा होगा कि राज्यसभा में कार्यवाही चल रही है, लोकसभा में कार्यवाही चलती है। तो राज्यसभा का ही नाम है उच्च सदन। पूछ लेगा उच्च सदन क्या है, तो राज्यसभा ही उच्च सदन है। और इसी का नाम है राज्यों की परिषद। राज्यों की परिषद, राज्यसभा या उच्च सदन एक ही बात है, पर्यायवाची है। दूसरा है लोकसभा। लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। राज्यसभा उच्च सदन, वही राज्यों की परिषद है, और लोकसभा निम्न सदन है। तो सदन हो गए दो, लोकसभा और राज्यसभा। आगे था संसद के अंग। अंग जो है वो 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग होंगे? एक तो लोकसभा ही है और राज्यसभा है। लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अभिन्न अंग है, तो उसमें राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। यह अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 ये कहता है कि संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आगे चलेंगे, राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 80। संरचना मतलब राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, कैसे उनका चुनाव होगा, कहां कहां से आएंगे, तो यह है राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। यहां ध्यान रखने वाली बात है, अगर पूछता है अधिकतम संख्या, अगर अधिकतम संख्या का सवाल आता है तो आपको 250 बताना है। और पूछता है संख्या वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 245 है। तो यह राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। हो सकते हैं मतलब वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में 245 हैं। ये 250 कैसे होंगे? 238 तो होंगे इसमें से विभिन्न राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे अधिकतम 238 सदस्य हो सकते हैं। और बचे हुए 12 कहां से आएंगे? बचे हुए 12 को करेगा राष्ट्रपति मनोनीत। राष्ट्रपति को पावर है राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत करने की, इलेक्टेड, नॉमिनेट करने की। तो कौन से होंगे? राष्ट्रपति विज्ञान, कला, साहित्य अथवा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव रखने वाले। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति करेगा मनोनीत। किसको करेगा? जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य अथवा समाज सेवा के क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में कोई विशेष ज्ञान हो, कोई उनके पास डिग्री हो, विशेष ज्ञान मतलब कोई डिग्री हो उनके पास, कोई रिसर्च का अनुभव हो, अथवा व्यवहारिक अनुभव हो, प्रैक्टिकल हो उनके पास, के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत कर सकता है। चाहे वो 12 को कर ले या 10 को कर दे, 8 को कर दे, पर अधिकतम 12 को कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। इनकी संख्या कैसे होगी? तो यह विभिन्न राज्यों से आने वाले सदस्यों, जो राज्यों से आएंगे ये, तो कैसे आएंगे, कहां है वर्णन उसका उल्लेख कर रखा है अनुसूची 4 में। जब हमने शुरू में अनुसूची पढ़ाई थी तो अनुसूची 4 में बताया था
कि किस राज्य से कितनी संख्या है। विभिन्न राज्यों से आने वाले सदस्यों की संख्या अनुसूची 4 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगी। यह हमने पहले भी बताया है आपको। इनका चुनाव कैसे होगा? लोकसभा का चुनाव के बारे में तो सामान्य व्यक्ति जानता ही है कि आम चुनाव होता है, पब्लिक वोट देती है। पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव में कभी सामान्य व्यक्ति को पता नहीं चलता, क्योंकि सामान्य व्यक्ति कभी वोट नहीं देता। तो इनका चुनाव कैसे होगा? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्य की, जिस राज्य से हो रहा है, जिस राज्य के लिए चुनाव हो रहा है, संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा कैसे होगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। वही सिस्टम है जिस सिस्टम पर हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव देखा था। राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। उसी सिस्टम से राज्यसभा के सदस्यों का भी चुनाव होता है। राज्यसभा की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, जैसे उत्तर प्रदेश से जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 31 है, 31 सदस्य आते हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से। तो इन 31 का चुनाव उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जो 404 सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के 404 सदस्य इन 31 का चुनाव करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि हैं राज्यसभा में, उच्च सदन में। वही राज्यों की परिषद है, क्योंकि राज्यों से आए हैं इसीलिए इसका नाम राज्य परिषद है। वरिष्ठ नागरिकों की इसमें होते हैं, ज्यादा अनुभव वाले तजुर्बेकार लोग होते हैं, इसलिए इसको उच्च सदन कहा गया है। राज्यसभा इसका सामान्य सा नाम है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा। 6 वर्ष कैसे होगा? ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तथा इतने सदस्य नए चुने जाते हैं। जो 31 सदस्य हैं, इनमें से 31 में इसका 1/3 मतलब 10 और 11 इस तरह का सिस्टम है। एक बार चुनाव होगा 10 का, फिर 10 का होगा, फिर एक बार 11 का होगा। मान लिया 2025 में इन 10 का चुनाव हुआ है, तो ये 25 में जो चुने गए हैं ये चलेंगे 2031 तक। 6 साल का टाइम है इनका। ऐसे ही ये 31 में रिटायर हो जाएंगे, 25 में चुने गए तो 31 में रिटायर हो जाएंगे। और ये वाले जो हैं ये चुने गए होंगे और 2 साल पहले, मतलब ये 23 में चुने गए होंगे। जो 23 का चुनाव, जिसका चुनाव 2023 में हुआ है, या तो वो हो जाएगा 5, फिर 29 में रिटायर हो जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था है कि हर एक 2 साल पर चुनाव होता है और 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उतने सदस्य नए वाले आ जाते हैं। कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तथा इतने ही सदस्य नए चुने जाते हैं। आप इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल हमने देख लिया है। अब देखना है राज्यसभा का विघटन। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। विघटन मतलब राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होती है। आपने सदस्यों का चुनाव देखा है कि सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और इतने सदस्य दोबारा चुन लिए जाते हैं। और कभी भी एक सारे सदस्य एक साथ खत्म नहीं होंगे। जैसे लोकसभा में होता है कि लोकसभा भंग कर दी जाती है, लोकसभा का विघटन होता है, पर यहाँ ऐसा राज्यसभा में नहीं है। आगे है राज्यसभा के सदस्य। जो राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि हैं वे उस विधि से चुने जाएंगे जैसा संसद निर्धारित करती है। उनके लिए कोई स्पष्ट नहीं है कि संसद समय समय पर बदलती रहती है, क्योंकि वहां विधानसभा नहीं होती है। जहां विधानसभा नहीं है उनके लिए प्रावधान है। आगे लोकसभा की संरचना। राज्यसभा का हमने देख लिया है, अब देखते हैं लोकसभा में। लोकसभा की संरचना के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 81 है। अधिकतम सदस्य है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। कुछ समय पहले तक ये 552 हुआ करती थी। एक अनुच्छेद 331 था, 331 अनुच्छेद था। इसमें प्रावधान था कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, परंतु इस अनुच्छेद इसमें 2 का प्रावधान था, परंतु इसको अब काट दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन किया गया। कब हुआ था? 2020 में। 2020 में 104वां संविधान संशोधन हुआ। इसके द्वारा अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया गया। 331 के समाप्त होने का प्रभाव यह हुआ कि जो 2 एंग्लो इंडियन आ रहे थे
उनका प्रावधान खत्म हो गया। ये संख्या पहले 552 हुआ करती थी, अब 550 हो गई है। यह है अधिकतम हो सकती है, कंडीशन है हो सकती है, परंतु वर्तमान में कितनी है? 545 है। सवाल पूछ लेगा कि कितनी हो सकती है तो 550, और कितनी है तो वो 545 है। हो सकती है वाले कहाँ चले गए? क्यों नहीं है? जो जम्मू और कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का बहुत सारा क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। तो वहां के जो सदस्य थे, जो वहां के निर्वाचित थे, होने चाहिए थे, उनका चुनाव नहीं होता है। तो इसलिए उन्हीं सदस्यों का 5 सदस्य वहां से आने चाहिए थे, परंतु नहीं आते हैं, इसलिए संख्या 545 है वर्तमान में। प्रावधान उन जम्मू कश्मीर वालों का भी है, अगर वे आ जाएंगे तो 550 हो जाएगी। चुनाव कैसे होता है सभी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव सीधे जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए भारत के नागरिक हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार है। वो अपना वोट बनवाते हैं, चुनाव आयोग वोट बनाता है और सीधे चुनाव कराता है। यह सिद्धांत पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत है ये। जो हमने राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ा था या राज्यसभा का था, वो प्रत्यक्ष नहीं था, वो अप्रत्यक्ष था, परोक्ष था। तो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए सभी नागरिक यहाँ वोट देते हैं। यह है वयस्क मताधिकार का सिद्धांत। कैसे होगा? उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 80 सीटें हैं, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से लोकसभा में। तो उत्तर प्रदेश को या जिस राज्य से भी जितनी सीटें होंगी, उस राज्य को उतने भागों में बांट लिया जाता है। और उत्तर प्रदेश को 80 भागों में बांट लिया गया, और बांटने का जो आधार है वो जनसंख्या होगा। जनसंख्या के आधार पर बांट लिया जाता है और कोशिश की जाती है कि हर एक क्षेत्र की जनसंख्या, हर एक भाग की जनसंख्या बराबर रहे। तो जिस राज्य से के लिए जितनी सीटें आवंटित होती हैं, उसे उतने ही भागों में बांट लेते हैं, और जहां तक संभव हो प्रत्येक भाग की जनसंख्या समान होती है। जो हमें 80 जो बनाए हैं, इसका नाम क्या होगा? यह इस प्रत्येक भाग को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। हर एक भाग का नाम दे दिया गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। जैसे बनारस निर्वाचन क्षेत्र है, अमेठी है, रायबरेली है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, ये सब निर्वाचन क्षेत्र हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले सदस्यों का प्रतिनिधि कैसे होंगे? जैसे राज्यसभा का था वही तो उनके लिए प्रावधान भी वही है। सीधा कह दिया गया जैसा संसद निर्धारित करेगी, परंतु फिर उनके लिए यह भी है कि जनता के द्वारा ही आएंगे, क्योंकि चुनाव जो होता है वो सीधे जनता द्वारा होता है, परंतु के प्रतिनिधि सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। संसद चाहे तो कुछ और भी प्रावधान कर सकती है, इसके लिए संसद को छूट है, पर संसद ने प्रावधान दिया है कि सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे। संसद सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या होंगी? पहली योग्यता, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव था या उपराष्ट्रपति का था या नगर पालिका का आएगा या ग्राम पंचायत का आएगा, सभी में एक पहली आवश्यकता है, पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना। जो भारत का नागरिक नहीं है वो भारत में किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये होगी भारत का नागरिक होना। बात आएगी उम्र की, कितनी उम्र होनी चाहिए? लोकसभा के लिए उम्र है ये 25 साल, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष का प्रावधान है। राष्ट्रपति वाले में 35 वर्ष था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 35 वर्ष थे। और इसके अलावा कुछ और भी योग्यताएं हो सकती है, संसद जिन्हें निर्धारित कर सकती है। इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। संसद सदस्यों के लिए योग्यताएं हम देख चुके हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो और संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं रखता हो। तो इसके अलावा कुछ अयोग्यताएं भी हैं। योग्यताओं के बाद अयोग्यता की निम्नलिखित चीज अगर होंगी तो वे अयोग्य माना जाएगा। तो निम्नलिखित तथ्यों की उपस्थिति संसद सदस्यों के लिए अयोग्यता मानी जाएगी। कौन सा अयोग्यता होगा? कोई लाभ का पद ले रखा हो उसने, किसी सरकारी पद पर हो। यहां भी वही है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र में मंत्री, राज्य में मंत्री या राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। जो कंडीशन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाले में थी कि वे लाभ के पद नहीं थे, तो यहां भी वही है, परंतु यह कि कोई लाभ का पद, कोई सरकारी पद हो। इसके अलावा दूसरी है किसी अन्य देश की नागरिकता ले लिया हो। भारत का नागरिक, हमने पहले बताया था कि भारत का नागरिक होना जरूरी है, पर उसके अलावा कह रहे हैं कि किसी दूसरे देश की नागरिकता उसने ले ली तो वो हो गया अयोग्य, काम खत्म हो गया। नेक्स्ट है अवमुक्त दिवालिया। एक होता है दिवालिया, ये सरकार या बैंक से लोन लिया है, लोन नहीं दिया है,
तो उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो इसके आगे लिखा हुआ अवमुक्त, मतलब दिवालिया हुआ था, फिर उसका दिवालिया हट गया तो वो हो जाता है अवमुक्त। करेगा अवमुक्त दिवालिया, मतलब दिवालियापन से उसे पीछा छूट जाना चाहिए उसका। आगे है अस्वस्थ मस्तिष्क का। कहते हैं ना कि एक तरह से पागल और दिवालिया दो शब्द सामान्य भाषा में है कि पागल दिवालिया, तो यही तो था, ऊपर वाला दिवालिया हो गया, यहाँ अस्वस्थ मस्तिष्क। उसके लिए पागल शब्द नहीं कहा गया है, बताया गया है कि अस्वस्थ मस्तिष्क, कि उसका दिमाग का पिच ढीला हो गया हो। और ऐसे ही नहीं कि कोई भी जाके कह दे ना साहब तो फलाना सांसद तो पगला गया है, इसको हटा दो। तो हटाने की घोषणा प्रमाण पत्र कौन देगा? इस आशय की घोषणा सक्षम न्यायालय द्वारा होनी चाहिए। यानी कि किसी ने जाकर बता दिया ना तो पगला गया, उसको हटा दो, ऐसे नहीं हटाया जाएगा। आगे है एक अनुच्छेद, ये था 102। 102 अयोग्यता की बात कर रहा था। 103 कहता है कि अयोग्यता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करेगा, और कैसे करेगा? चुनाव आयोग की सलाह पर करेगा। चुनाव आयोग से सलाह लेगा और राष्ट्रपति उस पर फाइनल डिसीजन देगा अपना। आगे है लोकसभा का कार्यकाल। कार्यकाल है 5 वर्ष। 5 वर्ष किस दिन से? जिस दिन लोकसभा की पहली बैठक आहूत हुई, पहली बैठक जिस दिन हुई है उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल है। जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन से नहीं माना जाएगा, जिस दिन पहली बैठक हुई है उस दिन से कार्यकाल 5 वर्ष है। राष्ट्रपति को अधिकार है लोकसभा को विघटित करने का, पहले भी विघटित कर सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा को पहले भी विघटित कर सकता है। विघटन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि किसी भी दल ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया हो, प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे, तो राष्ट्रपति लोकसभा को पहले भी विघटित कर सकता है। 5 वर्ष के अलावा एक कंडीशन आती है कि इसके टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। तो आपातकाल कब बढ़ेगा? जब आपातकाल लगा हुआ, आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में बढ़ेगा 1 वर्ष के लिए। आपातकाल जारी है तो फिर दोबारा बढ़ाना पड़ जाएगा। आपातकाल के जारी रहने पर लोकसभा के कार्यकाल को 1-1 वर्ष करके अनिश्चित काल तक, लंबे समय तक चलता रहेगा, जब तक आपातकाल खत्म ना हो, अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। परंतु कंडीशन क्या होगी? फिर एक आ गया परंतु, है कि आपातकाल समाप्त हो गया। जैसे आज ही लोकसभा ने कार्यकाल बढ़ाया, आज ही लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया 1 साल के लिए, कल को आपातकाल खत्म हो गया, राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी कि आपातकाल खत्म। तो फिर जिस दिन खत्म होने की घोषणा होगी उस दिन से 6 माह तक ही खत्म हो, मतलब टाइम रहेगा आपात लोकसभा का। 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। आपातकाल समाप्त होने पर बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं होगा। भले ही टाइम बचा हुआ था, बढ़ाया हुआ कार्यकाल था, परंतु खत्म हो गया आपातकाल, तो अब 6 माह के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा, लोकसभा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। संसद सदस्य चुने जाने के बाद, इलेक्शन हो गया है, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि ये व्यक्ति सांसद बन गया है, फिर क्या होगा? चुने जाने के बाद राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। शपथ दिलवाने का काम राष्ट्रपति का, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। आगे है उन्हें वेतन कितना मिलेगा? वेतन उतना मिलता है जितना संसद निर्धारित करती है। यही कंडीशन राष्ट्रपति वाले में भी थी कि जितना संसद निर्धारित करेगी, उपराष्ट्रपति के में भी यही बात थी, जितना संसद निर्धारित करेगी। आप इसको नोट कर लें, थोड़ा सा और है। आज इसको यहां तक ही रखते हैं, बचा हुआ मैटर अगली वीडियो में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।